सिंबॉलिक प्रतीकात्मक अर्थ निकाल लेते हैं। आखिर कैसे निकालते हैं इस पे बात करेंगे। और पार्टनर्स तो एक दूसरे के व्यवहार को गलत समझने की ओर ही झुके रहते हैं। जीवन साथी के बीच की तो ये आम बात है, एक दूसरे को ब्लेम करना, ना कि उस परेशानी, उस टकराव के बारे में सोचना जो समस्या बन रहा है, जिसे सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे एक कपल का परिवर्तन हो जाता है, एक रिश्ता अपना पाला कैसे बदल लेता है, सुप्रीम सेटिस्फेक्शन से डिससेटिस्फेक्शन की ओर, मोह से मोह भंग की तरफ, सम्मोहन वशीकरण जैसी स्थिति से विरक्ति की तरफ कैसे। इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। एक युगल जो साथ नहीं रहना चाहता या रह नहीं सकता। नीता ये एक काल्पनिक नाम है जो उदाहरण के तौर पर नाम रखा जा रहा है। कोई भी नाम रख सकते हैं, ABCD 1 2 3 4 कुछ भी हम कह सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए कोई नाम देने के लिए ये नाम रख लिया है हमने, नीता। तो नीता जो एक सक्सेसफुल डाइटिशियन है, अजय जो अकाउंटेंट है, दोनों शादी के शुरुआती दिनों में या उससे पहले कोर्टशिप में वो पाना चाहते थे और समझना चाहते थे कि क्यों वो अब एक दूसरे के साथ शादी के बाद लगातार झगड़ते रहते हैं। नीता के मित्र हैं, जबकि अजय अपने स्कूल में जहाँ वो काम करता है वहाँ के कलीग के साथ ही उसका संबंध है, कोई मित्र नहीं है। नीता और अजय की शादी के समय नीता की एज 26 और अजय की एज 28 वर्ष थी। अजय अधिकांश अकेला और गंभीर प्रकृति का था, तो उसे नीता का चिंता मुक्त रहना, निश्चिंत स्वभाव, हल्कापन, मस्त स्वभाव, खुश मिजाज होना पसंद आया और अजय उसकी तरफ आकर्षित हो गया। उसकी स्वच्छंदता अजय को प्रसन्न कर देती थी। अजय का मिजाज नीता का मिजाज अजय की गंभीरता को दूर करता। अजय जब भी नीता के साथ होता, नीता के जोक्स, उसका आवेग, उसका उत्साह, मौज मस्ती अजय के भारी बोझ को जैसे हल्का करते थे। नीता की प्रसन्नता अजय की उदासी शांति को तोड़कर अंदर तक घुस जाती थी। बस अजय का झुकाव नीता की तरफ पड़ता चला गया। वो नीता का गुणगान करने लगा, शी इज वंडरफुल, वो जो भी कहती है या जो भी करती है बड़ा मनमोहक होता है, शी इज चार्मिंग, उसने मेरी जिंदगी को मीनिंगफुल बना दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। जब भी नीता से दूर होता बस उसके बारे में सोचता। एक एक क्षण बेकरारी वाला, बेचैन कर देने वाला होता। मिलने की तड़प उठती रहती। नीता का भी ऐसे ही था। दोनों परम आनंद अनुभव कर रहे थे। कुछ साल बाद, अब हम कुछ साल बाद की तस्वीर भी देख लेते हैं। कुछ साल बाद सब कुछ बदल गया। अजय ही नीता का सबसे बड़ा आलोचक बन चुका था। जी हाँ, बाल की खाल निकालने वाला। उसे अब नीता पर चिढ़ आती, गुस्सा आता, छोटी बात भी सहन नहीं होती। दूसरों से भी कहता कि जब देखो गर्दन में दर्द, सर में दर्द, कितनी लापरवाह है, अपना ध्यान ही नहीं रखती, ये बातों को कभी गंभीरता से नहीं लेती, हमेशा हल्के में लेती है, खोखली स्माइल रखती है। मुझे ऐसा व्यक्तित्व पसंद नहीं। हालांकि अजय का एटीट्यूड तारीफ से गलतियां निकालने वाला हो गया था, लेकिन नीता का व्यक्तित्व पहले जैसा ही था। वो वस्तुगत रूप से बदली नहीं थी। अजय की ऐसी प्रतिक्रिया की व्याख्या रिलेशनशिप की एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर टिकी हुई है। क्या? वो सिद्धांत है कि दृष्टिकोण में हुआ परिवर्तन भावनाओं में भी परिवर्तन लाता है। A change in perspective brings a change in feelings. अजय का दृष्टिकोण नीता के लिए बदला था। ये ठीक ऐसा समझिए जैसे कि लेंसेज को बदल दिया गया हो। अब वही चीज अलग ढंग से दिखने लगी। ऐसा ही नीता के साथ भी हो रहा है।
पहले जिन बातों को अजय शांति से लेता था अब उसे परेशान करती हैं। पहले जिस फ्री स्पिरिट की तारीफ करता था उसे अब वो अजीब व्यवहार लगते हैं। जिसे वो वियर्ड समझता था, मस्खरा समझता था, अब वियर्ड लगते हैं। अब उसका बचपना कहता है। नीता के स्वच्छंद विचार अब उसे सुपरफिशियल, छिछले और हल्के स्तर के लगते हैं। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या परिवर्तनशीलता का जो पहले गुण हुआ करता था अब वो बेपरवाही, लापरवाही हो गया है। जैसे ही पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुआ उसने नीता को ही बदल दिया। परिणाम क्या हुआ? अब अजय नीता के प्रति नीरस, उचटा उचटा रहने लगा बजाय कि खुश और प्रसन्नचित रहने के। तो ये सब हुआ क्यों और हुआ कैसे? अगर ये समझना है तो पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमें जाना होगा अजय की पृष्ठभूमि में। अजय एक ऐसे परिवार में पला बड़ा था जहाँ सही व्यवहार की एक डिफरेंट परिभाषा है, उस पर बहुत अधिक जोर है। वो एक गंभीर प्रकृति वाले माता पिता के साथ पला बड़ा, उनके बीच पला, परिपक्व हुआ, जहाँ हर शाम माता पिता इंटेलेक्चुअल डिस्कशन किया करते थे। घर में विद्वानों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का ही आना जाना था, उठना बैठना था। जब तक वो नीता से नहीं मिला था जिंदगी के लाइटर साइड को एंजॉय नहीं किया था। शुरू शुरू में जब नीता से मुलाकात हुई तो नीता अच्छी लगी, आकर्षण हुआ, क्योंकि अजय पर बचपन से ही इंटेलेक्चुअलिटी और शिष्टाचार की विवशता का बंधन, बोझ बना हुआ था, जो नीता से मिलकर हल्का लगा था। विवाह के कुछ समय निकल जाने पर अपने स्वभाव में ही रहना क्योंकि आसान होता है, उसने नीता को अपने मूल्यों, अपने संस्कारों के आधार पर जज करना शुरू कर दिया और उसमें बदलाव चाहने लगा। और ऐसा केवल अजय के साथ नहीं हो रहा था, नीता के साथ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। नीता का दृष्टिकोण भी अजय के प्रति बदल रहा था। नीता ने प्रारंभ में उसे बुद्धिमान, हाजिर जवाब, स्थिर रहने वाला, विश्वसनीय, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मात्मा, उच्च आचरण वाला पाया। अजय के ज्ञान भंडार की तारीफ करते न थकती, उसके विश्लेषणों को देर तक सुनकर आनंदित होती थी, पर बाद में उसे पुराने ख्यालों वाला बुलाने लगी, स्वयं को हर एक क्षण का आनंद लेने वाला, और उसे बस नीरस कहकर चिढ़ाने लगी। जब दोनों ने साथ रहना शुरू किया था तब सब आसान और मज़ेदार था, लेकिन जब एक बार अजय की चैलेंजिंग गुण, उसकी स्वच्छंदता, उसकी स्वतंत्रता को दबाने वाले लगे तो वो विपरीत, विरोधी तरफ खड़ी हो गई और पूरी तरह से अजय को दूसरे ही नजरिए से देखने लगी। समस्याओं को लेकर अजय की जो लॉजिकल इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड था, उनके लिए नीता अब जो पहले कौतूहल दिखाया करती थी उसके बजाय अब उत्पीड़ित हुआ दिखाने लगी, खुद को दबाया हुआ महसूस करने लगी। नीता का यहाँ तक मानना था कि जब अजय आसपास होता है तो वो खुद को महसूस ही नहीं कर पाती कि वो खुद में है कैसी। उसका ये कहना था कि मैं जैसे मैं नहीं रह जाती। वो हर बात की काट छांट करके बर्बाद कर देता है। नीता का ये मानना था कि जब भी कोई बात की जाए, कोई हल्की हल्की फुल्की बात की जाए तो अजय उसकी काट छाट करके बात बर्बाद कर देता और उस बात का आनंद ही लेने नहीं देता। तो नीता में बेचैनी, चिड़चिड़ापन आने लगा और उदासी का कारण बन गया अजय। अब यदि क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये समझना है तो हमें जाना होगा नीता के परिवार में, नीता की बैकग्राउंड में। नीता एक ऐसे परिवार में पली बड़ी थी जहां माता पिता भाई बहनों के बीच हंसी मजाक बहुत ही सामान्य सी बात थी और होता ही रहता था, जहां मतभेद भी होते थे और इसके लिए किसी को भी जज नहीं किया जाता था और ना ही एक दूसरे को भला बुरा कहकर संबंध समाप्त करने की कोई धमकी दी जाती थी। उसने ये माहौल देखा ही नहीं था, वो जानती ही नहीं थी।
स्कूल में अच्छी थी, टीचर्स की पहली पसंद थी, हर कोई उससे मित्रता करना चाहता था, खुश मिजाज वाली थी। उसका बचपन चंचलता में बीता, सुख सुविधाओं के चलते चिंता मुक्त व्यवहार ही रहा। पिता के तरह के मीट की उसको आवश्यकता थी जो उसे सुरक्षा दे सके और उसके लिए उसे अपना सके। ये मजबूती उसने अजय में पाई, लेकिन जब अजय ने उसमें बदलाव करने के उद्देश्य से जज करना शुरू किया, तो जो भी अजय के कर्तव्यनिष्ठता, आचरण वाली प्रतिमा थी, एक अच्छे आचरण वाली प्रतिमा थी जो नीता ने बनाई थी, वो टूट गई। तो यहाँ अजय और नीता एक अच्छा उदाहरण है ये बताने के लिए कि कैसे संबंध आकार लेते हैं और फिर कैसे एक दूसरे के प्रति भावनाएं आकार बदल लेती हैं। जब पॉजिटिव टर्म्स में एक दूसरे को देख रहे होते हैं, प्यार महसूस करते हैं, और जब एक दूसरे को कम आंकने लगते हैं, एक दूसरे से द्वेष करने लगते हैं, नाखुश रहते हैं, तब वो चटने लगते हैं। लगभग 2000 साल पहले एक फिलोसफर हुए एपिटिशियस, उनके शिष्य हुए एरियन। उन्होंने उन फिलोसफर की एक टीचिंग, एक शिक्षा को कोट किया कि व्यक्ति वस्तुओं से परेशान नहीं होता, बल्कि उन्हें वो कैसे लेता है, इस दृष्टिकोण से होता है। वस्तुएं परेशान नहीं करती, बल्कि उनके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो परेशान करता है। अजय और नीता का केस सामान्य नहीं है। बहुत सारे संबंध इस तरह के आशा भंग या कहिए कि मोह भंग से निराशा से निराश हैं, और वहीं कुछ संबंध इसे महसूस किए बिना कि एक सामान्य है, अपने साथ एक अनोखा अनुभव मान के चलते। वहीं ये ताकत समान रूप से किसी रिश्ते को अलग भी कर देती है। तो उन प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों पर काम करने की ज़रूरत है जो वापस एक दूसरे को मिला दें। निसंदेह ऐसे संबंध भी हमारे आसपास हैं जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने विवाह संबंध में तनाव नहीं आने देते, समझदारी पूर्ण ढंग से चलते हैं, समस्याओं को सुलझाते हैं विवेकपूर्ण ढंग से, समझते हैं विवेकपूर्ण ढंग से, सलाह करते हैं, बैठते हैं, बातचीत करके आगे बढ़ते हैं। ये देखने के लिए कि नीता और अजय के रिश्ते के बीच के छेद को क्या भर सकता है, हमें सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि समस्या की जड़ है कहाँ। और हम एकदम शुरुआत में जाएंगे तो मिलेगा एक अत्यंत तीव्र शक्तिशाली अट्रैक्शन, आकर्षण, जो दोनों को एक साथ लाने में सहायक था। इसको जानने के बाद हम ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को भी ठीक ठीक समझ गए होंगे। समझ गए ना? ठीक ऐसे ही हम ईश्वर से शुरू शुरू में प्रेम करते हैं ना, अत्यधिक तीव्र अट्रैक्शन, सब जगह अपने अनुभवों को, अपने भावों को बताते हैं, दूसरों को उसे मानने के लिए बाध्य करते हैं। हम बताते हैं कि हम कितना सही हैं और वो कितना सही है, और लोगों को इसे मानना चाहिए, इसे स्वीकार कर लेना चाहिए, सब तरह से। लेकिन धीरे धीरे जब एक दिन हमारी इच्छा का विघात हो जाता है, या हम पर परेशानियों का पहाड़ जैसे टूट पड़ता है, बच्चे की नौकरी ना हो, या बिजनेस में लॉस हो जाए, या बच्ची के लिए वर ना मिल रहा हो, बहुत सारा प्रयास करने पर भी, या घर में बीमारी घुस गई हो, या महामारी ने हमसे अपनों को छीन लिया हो, तब तब हम जैसा व्यवहार करते हैं वो बतलाता है कि हम कितने आध्यात्मिक या धार्मिक हैं। हम सच में ईश्वर से कितना प्यार करते थे। हम में से अधिकांश को ठीक वैसे ही मोहभंग हो जाता है जैसे प्रेमिका का प्रेमी से। देखा जाए तो ईश्वर अब भी नहीं बदला, तो फिर क्या बदला? बदल गया हमारा दृष्टिकोण। यही अभ्यास है, योगाभ्यास। अपने दृष्टिकोण को सदा तत्व ज्ञान की ओर हम बनाए रखें।
इसके लिए ही हम सदा ईश्वर से ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि मांगते रहे। हमें ईश्वर के अस्तित्व पर ही संशय होने लगता है। हम कहते हैं कि पता नहीं वो है भी या नहीं। असैद्धांतिक विचार मन में उठने लगते हैं। कहते हैं ईश्वर ने नजर फेर ली। कहते हैं ईश्वर तो मेरी सुनता नहीं, या पता नहीं क्या बुरा किया जो मेरे साथ ही ये सब हो रहा है। यहाँ तक भी कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, पता नहीं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। जाने अनजाने हम ईश्वर को अन्यायी, दुष्ट, पक्षपात करने वाला बताते ही जाते हैं। तब क्या कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? हमारे और ईश्वर के बीच आई इस दूरी को, इस छेद को क्या भरा जा सकता है? तो यहाँ पर भी अजय और नीता के रिश्तों की तरह शुरुआती दौर से समझना होगा, जहाँ अत्यंत तीव्र आकर्षण था पर समझ नहीं। रिश्ता आकर्षण, दीवानगी के कारण बंधा था, न कि समझपूर्ण, विवेकपूर्ण विचार से। और क्या? यानी हम समस्या की जड़, कारण को ठीक से यदि जान लें तो समाधान सरल होता ही है। या कहिए कि कारण को जानकर उसे हटा देना ही तो समाधान होता है। न वो कारण हो न उसका कार्य, अर्थात समस्या पैदा ही न हो। कारणाभावात कार्याभावा, वैशेषिक दर्शन के अध्याय 1 के द्वितीय आहनि के द्वितीय सूत्र में ऋषि कहते हैं कि कारण के अभाव से कार्य का अभाव हो जाएगा। लेकिन वहीं अगले सूत्र में ये भी कहते हैं कि न तो कार्याभावात कारणाभावात, कार्य के अभाव होने से कारण का अभाव नहीं होगा। यानी निदान पर अगर हम कार्य करते रहे तो समस्या नहीं जाएगी, वो ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसलिए कारण को समझना और जानना अत्यंत आवश्यक है। यदि समस्या को जड़ से हटाना है तो कारण को ही जानना होगा और उसे ही हटाना होगा। और यही शांति का भी मार्ग है, कारणों को जानना, उन्हें फिर हटाना, समाधान करना। दरअसल हमने प्रेम को समस्या मान लिया। नहीं, प्रेम समस्या नहीं है। प्रेम को हमने गलत समझा है। हमने भ्रांति को प्रेम समझकर व्यवहार किया है, और भ्रांति को प्रेम समझकर व्यवहार करना स्वयं के साथ और दूसरों के साथ समस्या है। जब कभी भी हम ऐसी परिस्थिति में आते हैं तो हम कहते हैं प्रेम करना ही नहीं चाहिए था, प्रेम दुखी देता है, जिसने प्रेम किया वो दुखी ही होता है। दरअसल हमने भ्रांति को प्रेम समझा था। यदि हम प्रेम को सत्य समझे थे, प्रेम के सही स्वरूप को समझे थे, तो प्रेम कभी दुख नहीं देगा। प्रेम को सटीक जान समझकर प्रचलित भ्रांतियों को कम किया जा सकता है। तो प्रयास करेंगे ये जानने का कि आखिर प्रेम क्या नहीं है। यदि हम ये समझ गए कि ये तो प्रेम नहीं है, तो परिशेष न्याय से ये तो जान जाएंगे कि फिर प्रेम है क्या। क्योंकि ये जो भ्रांतियां हैं, ये प्रेम के स्वरूप को ढककर, प्रेम का मुखौटा लगाकर प्रेम जैसा दिखते हुए हमारे सामने आती हैं, और हम इनके बहकावे में आ जाते हैं। यदि इस भावना को विवेकपूर्ण ढंग से समझकर आत्मसात किया तो कोई कारण नहीं कि हमें ईश्वर से प्रेम की अनुभूति ना हो, ईश्वर हमें ना अपना ले। क्योंकि प्रेम का सच्चा स्वरूप स्वयं ईश्वर ही तो है। स्वयं ईश्वर है प्रेम, आनंद, आनंद स्वरूप,
उनको जानने के लिए अपने निकट के आनंद को जान लेना, उससे बेहतर और क्या तरीका हो सकता है। तो आज का दिन हो आपका शुभ और रिश्तों में भरा रहे प्रेम। इस शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। ओम नमस्ते जी।